नमस्कार। आज हम लोग मेगास्थनीज द्वारा भारत का वर्णन विषय के ऊपर अध्ययन करने जा रहे हैं। मेगास्थनीज यूनानी राजदूत था और सेल्यूकस पर चंद्रगुप्त की विजय के पश्चात भारत आया था। सेल्यूकस ने उसको अपना राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा पाटलिपुत्र के अंदर भेजा था। वो बहुत लंबे समय तक चंद्रगुप्त की राजसभा में रहा था और भारत में रहकर उसने जो कुछ देखा और सुना उसको अपनी किताब इंडिका के अंदर उसने लिखा है। ये पुस्तक 4 भागों में लिखी गई थी। दुर्भाग्यवश ये पुस्तक आज उपलब्ध नहीं है, परंतु इस ग्रंथ की अनेक बातें अन्य यूनानी लेखकों और विद्वानों ने अपने अपने ग्रंथों के अंदर लिख रखी हैं। उन्होंने इंडिका से अनेक उदाहरण लिए हैं जिनसे तत्कालीन भारतीय जीवन यानी कि सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन तथा राजकीय प्रशासन और संस्थाओं पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। आज हम लोग मेगास्थनीज द्वारा दिया गया राजकीय प्रशासन और संस्था है उसका विवरण लेने जा रहे हैं कि उसने राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर भारत की जो राजनीतिक दशा है उस समय की तत्कालीन उसके ऊपर क्या विवरण दिया था। उसने जो राजा और राजसभा का वर्णन किया है उसके अंदर उसने चंद्रगुप्त मौर्य उसकी राजसभा और उसका जो राजमहल है उसका काफ़ी विशद वृहत वर्णन किया है। उसने कहा है कि राजा दिन भर राजसभा और राजकीय कार्यों में व्यस्त रहता था। वहाँ पर वह न्यायदान का यानी कि न्याय संबंधी कार्य भी करता था, लेकिन उसको अपने प्राणों का सदैव भय लगा रहता था। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रगुप्त को नंद वंश के जो समर्थक थे उनके षड्यंत्रों का भय रहा होगा। राजा को शिकार के अंदर भी बड़ी रुचि थी और राजा के आखेट के लिए बड़े बड़े वन हैं वो सुरक्षित रखे जाते थे और उसके राजा की जो रक्षा करने के लिए सशस्त्र जो महिला अंगरक्षिकाएँ होती थीं वो नियुक्त होती थी। उसकी राजसभा का वर्णन करते हुए वो कहता है कि चंद्रगुप्त की राजसभा है बड़ी शान शौकत सज धज वाली और ठाट बाट से लगती थी। राजसभा में सोने चांदी के सुंदर आकर्षक बर्तन, जड़ाऊ मेज, कुर्सियाँ तथा मलमल के वस्त्र प्रदर्शित होते थे। दर्शकों की आंखों में इनसे चकाचौंध उत्पन्न होती थी। राजा जब राज सिंहासन पर प्रतिष्ठित होता था तब वो अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होता था और उसके साथ में अंगरक्षिकाएँ थीं। उसको चंवर, छत्र और स्वर्ण कलश लेकर उसकी सेवा के अंदर उपस्थित रहती थीं। राजा के जो जन्मदिवस के समारोह थे वो भी बहुत उत्साह और एक तरह से कह सकते हैं कि काफ़ी वृहद पैमाने पर मनाए जाते थे। एक और प्रथा थी कि राजा की केश सिंचन या केश धोने की प्रथा, ये प्रथा भी बहुत ही जो समारोह पूर्वक मनाई जाती थी। राजप्रसाद के जो भवनों का उल्लेख करते हुए वो कहता है कि राजा के भवन और महल थे वो पाटलिपुत्र नगर के मध्य में स्थित थे और मेगास्थनीज का मत है कि अपनी शान शौकत और सौंदर्य के अंदर ये प्रसाद है पाश्चात्य सम्राट सूसा और एकबेटान के जो राजमहल थे उनसे भी अधिक भव्य और सुंदर थे। राजमहल के चारों तरफ जो सुंदर उद्यान और सरोवर थे, इन जो उद्यान थे उनके अंदर देशी विदेशी वृक्ष और पशु पक्षी दोनों ही थे। सरोवरों के अंदर जो विभिन्न प्रकार की मछलियाँ थीं, लेकिन मछलियों का शिकार था वो निषिद्ध था, उसके ऊपर रोक लगी हुई थी। राजप्रसाद के भीतरी दृश्य भी बहुत आकर्षक और सुंदर होते थे। उनके आंगन और बरामदों के अंदर पालतू पशु होते थे और पक्षी होते थे। राजमहल के अंदर अनेक कक्ष और सभागृह होते थे। तो इस तरह से उसने जो उस समय की भव्यता का उल्लेख है वो बहुत ही विस्तृत रूप से किया है। उसने राजकीय अधिकारियों का उल्लेख करते हुए कहा है कि कुछ अधिकारियों के अधीन बाजार होते थे, कुछ के अधीन नगर होते थे, कुछ के अधीन सिपाही होते थे। कुछ अधिकारीगण नदियों और जलमार्गों की देखभाल करते थे तो कुछ भूमि को नापते थे और भूस्वामियों से कर वसूल करते थे। मेगास्थनीज ने लंबी सड़कों का भी उल्लेख किया है जो कि विशेष प्रकार के अधिकारियों के अधीन होती थी। सड़कों की दूरी बताने के लिए जो नाप के लिए खंभे बने हुए थे और 2 खंभों के बीच की जो दूरी है लगभग 2.5 किलोमीटर के करीब होती थी। मेगास्थनीज ने उस सड़क का भी वर्णन किया है जो पाटलिपुत्र से लेकर जो पश्चिमोत्तर प्रदेश के सीमांत तक गई हुई थी। अपराध और दंड के ऊपर जो मेगास्थनीज जो लिखता है कि भारत के अंदर अपराध कम ही होते हैं। मेगास्थनीज ने लिखा है कि राज्य का दंड विधान है वो बहुत कठोर था। छोटे छोटे अपराधों के लिए भी अंगभंग का दंड दिया जाता था,
किसी कारीगर के हाथ, नेत्र या अंग को नष्ट करने या फिर बाद में जो शासकीय संपत्ति है उसको हानि पहुंचाने पर मृत्युदंड तक दिया जाता था। तो कदाचित जो इतना कठोर जो दंड दिया जाता था उसी की वजह से उस समय शायद अपराध जो कम होते होंगे। सेना और युद्ध कार्यालय का वर्णन करते हुए मेगास्थनीज ने लिखा है कि कार्यालय में 30 सदस्य होते थे। प्रत्येक 5 सदस्यों का एक विभाग होता था और इस प्रकार कार्यालय में कुछ 6 विभाग होते थे। पहला विभाग जल सेना से संबंधित था, दूसरा विभाग सेना की रसद, सैनिक परिवहन और युद्ध सामग्री के लाने ले जाने से था। तीसरे विभाग का संबंध पैदल सेना, तो चौथे विभाग का संबंध अश्वारोही सेना और पांचवें विभाग का संबंध युद्ध के रथों और छठे विभाग का संबंध हाथी और हस्त सेना से था। पैदल सैनिक होते थे, उनके पास ऊंचे लंबे धनुष-बाण होते थे, 3 हाथ लंबी चौड़े फल की तलवार होती थी। अश्वारोही सैनिक होते थे, उनके पास में 2 बर्छे और एक छोटी ढाल रखते थे वो लोग। इस तरह से सेना और युद्ध कार्यालय का वर्णन भी उसने काफ़ी सटीकता से मेगास्थनीज ने किया है। उसने पाटलिपुत्र का वर्णन विशेष रूप से किया है। उस समय के अंदर जो पाटलिपुत्र के साथ साथ में उसने जो उस समय के देश के प्रसिद्ध नगर हैं जैसे कि तक्षशिला है, उज्जैन है, कौशाम्बी है, उसका भी उल्लेख किया है और बताया है कि नदियों और समुद्र से दूर जो बसे हुए नगर थे उसके अंदर ईंट और चूने के भवन बनाए जाते थे, लेकिन नदी और समुद्र तट पर बने हुए जो नगर थे वो मकान काष्ठ के यानी कि लकड़ी के बनाए जाते थे क्योंकि वर्षा और बाढ़ के समय उनसे ज़्यादा हानि ना हो। चंद्रगुप्त ने जो राजधानी पाटलिपुत्र है उसका काफ़ी जो विशद और जो मनमोहक वर्णन किया है कि यह नगर गंगा और सोन नदी है उसके संगम पर बसा हुआ था और पूर्वी भारत का सबसे बड़ा नगर था। यह लगभग 16 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा था और इसके चारों ओर 19 मीटर चौड़ी और 30 हाथ गहरी खाई थी। नगर के चारों ओर एक ऊंची दीवार थी जिसमें 570 बुर्ज थे और 64 प्रवेश द्वार बने हुए थे। इसके साथ में उसने जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उसका जो वर्णन मेगास्थनीज द्वारा दिया गया माना जाता है वो है कि पाटलिपुत्र का जो प्रशासन देखने के लिए एक नगर व्यवस्थापिका सभा की स्थापना की गई थी और इस सभा के अंदर 30 सदस्य होते थे जिनकी 6 उप समितियाँ बनी हुई थी और उसमें प्रत्येक में 5 सदस्य होते थे और ये काफ़ी जो महत्वपूर्ण इसका वर्णन है। ये जो समितियां हैं जिन 6 समितियों का इसने वर्णन किया है उन 6 समितियों के अंदर जो पहली जो समिति थी वो उद्योग व्यवसाय समिति थी जो शिल्पकलाओं और उद्योग व्यवसायों का निरीक्षण, प्रबंधन और देखभाल करती थी। ये जो समिति थी वो कच्चे माल का निरीक्षण, वस्तुओं का उचित निर्माण, शिल्पियों को उचित वेतन, अच्छी वस्तुओं के उपभोग के संबंध का कार्य करती थी और राज्य की ओर से शिल्पियों की रक्षा करने की जिम्मेदारी इसी की थी। दूसरी समिति थी वो विदेश यात्री समिति थी जो कि विदेशी यात्रियों और व्यापारियों की देखभाल करती थी, उनको हर प्रकार की सुविधा प्रदान करती थी, उनके निवास, चिकित्सा आदि का प्रबंध करती थी, उनकी संपत्ति की रक्षा करती थी और उनका सारा जो जितने भी जो व्यापारी और जो यात्री आते थे उनका ब्यौरा अपने पास में रखती थी। देवयोग से अगर किसी विदेशी की मृत्यु हो जाती थी तो ये समिति उसकी अंतिम क्रिया कर्म है वो करती थी और उसकी संपत्ति होती थी उसको उसके उत्तराधिकारी तक पहुंचाने की माकूल व्यवस्था कर दी थी। जो तीसरी समिति थी वो जनगणना समिति थी जो कि नगर में जितने भी लोग जो जन्म मरण होता था उसका सबका ब्यौरा रखती थी वो। अगली समिति व्यापार वाणिज्य की देखभाल करती थी, वस्तुओं के क्रय विक्रय के लिए नापतोल का निरीक्षण करना, समुचित बाट और माप का व्यवस्था करना। इसी तरह से व्यापारियों को व्यापार और क्रय विक्रय के लिए आज्ञा पत्र यानी कि लाइसेंस देने का कार्य भी ये समिति करती थी। पांचवी समिति थी वो कारखानों में वस्तुओं के निर्माण और उत्पादन की देखभाल करती थी। ये नई और पुरानी वस्तुओं के सम्मिश्रण को रोकती थी। इस नियम का उल्लंघन करने वालों को दंड भी दिया जाता था। छठी जो समिति थी वो कर समिति थी, वो बिकी हुई जो वस्तुएं थी उस पर कर बिक्री के लिए जो वस्तुएं होती थी उस पर कर वसूल करती थी। यह कर जो होता था वो वस्तुओं का दशमांश होता था। कर या चुंगी नहीं चुकाने वालों को मृत्युदंड तक दिया जाता था।
इस तरह से पाटलिपुत्र की इस नगरीय व्यवस्था से ऐसा प्रतीत होता है कि देश के अन्य नगरों में भी इस प्रकार की स्थानीय स्वशासन है उसकी प्रथा शायद कदाचित प्रचलित रही होगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मैगस्थनीज द्वारा जो मौर्यकालीन विवरण दिया गया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज के लिए बस हम इतना ही। आगे की वीडियो के अंदर हम मैगस्थनीज के विवरण की आलोचनात्मक व्याख्या करेंगे। नमस्कार।